गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम चैप्टर 1 कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा, जिसमें अब हमारा लास्ट टॉपिक ही रह गया डायरेक्ट सम और ऑफ सब स्पेसेस और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस हमारा लास्ट टॉपिक था और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। देखिए, इनके नाम काफ़ी सिमिलर हैं, डायरेक्ट सम और लीनियर सम। तो माइंड में क्वेश्चन क्या आता है पहला कि क्या इनके नाम सिमिलर है तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं, क्या इनकी डेफिनेशन में भी कुछ सिमिलैरिटी है। तो देखिए, डायरेक्ट सम क्या है, एक तरह का लीनियर सम ही है, लेकिन जब लीनियर सम हमारे पास यूनिकली डिफाइंड हो तो हम उसे डायरेक्ट सम का नाम दे देते हैं। अब आप कहेंगे यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या है, तो आइए चलते हैं हम समझते हैं कि डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसका डेफिनेशन क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर चलेंगे। देखिए ये चार मैंने सब स्पेसेस ले लिए, किसके, कोई भी R3 के, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास V क्या है, R3, ठीक है। अब देखिए, मैंने W1 लिया 0AB टाइप का, W2 लिया C0D टाइप का, जहाँ पे देखिए A भी रियल है, CD भी रियल है, और W3 और W4 किस टाइप के लिए, W3 0AB और W4 लिया C00, ठीक है। तो अब देखिए W1, देखिए अब हमें जब भी कोई वेक्टर हम ले लें, मान लीजिए मैंने ले लिया ABC भी नहीं, मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेती हूँ इसकी 2 3 2, ठीक है। तो देखिए, मैं उनको इन दोनों के सम के अंदर कैसे लिख सकती हूँ, W1, यहाँ पर W1 के मेंबर्स आएंगे और यहाँ पर W2 के मेंबर्स। एक बात तो आपको पता है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि ये हमारे पास मेंबर्स W1 के हैं और ये वाले W2 के हैं, ठीक है। अब बात आती है, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 इक्वल करने के लिए 0 प्लस समथिंग इक्वल टू 2 करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही आएगी। C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। अब देखिए, सेकेंड वैल्यू भी क्या है, 0 प्लस समथिंग इक्वल टू 3, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास 3 ही आएगी, एक यूनिक वैल्यू ही आएगी, C की भी और A की भी, इससे अलग कोई वैल्यू नहीं आ सकती। अब देखिए, यहाँ पर है B, यहाँ पर है D, तो यहाँ पर हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू से इसे फिल करना है। दीज वैल्यूज कैन बी 0 और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, यानी कि देखिए इन दो पे तो कंडीशन थी कि ये तो 0 ही होंगे, ये नॉन ज़ीरो हो ही नहीं सकते, लेकिन अब हमारे पास ये जो दो वैल्यू हैं, ये 0 और नॉन ज़ीरो कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 को हमने B प्लस D के कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना है, तो हम कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इनफाइनाइट, 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, हाफ प्लस 1.5, यानी कि 1/2 और 3/2। तो देखिए, मैं लिख रही हूँ इसको 1 प्लस 1, ठीक है। आप इसी चीज़ को और कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 और 2, ठीक है। तो यूनिक तो नहीं आया ना, ये जो हमारे पास वेक्टर था, इसको हम दो यूनिक वेक्टर्स की फॉर्म में तो नहीं लिख पाए ना, तो इसे हम कहते हैं लीनियर सम। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि हम यूनिक ना लिख पाए, काफ़ी केसेस में हम यूनिकली भी लिख पाते हैं, जैसे इसके अंदर ये दो वैल्यूज़ हम यूनिक लिख पाए। अब आप W3 और W4 से समझेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैं यही 2 3 2 का मैंने एग्जाम्पल लिया और हम देखेंगे इसे मैं W3 प्लस W4 के सम के अंदर कैसे लिख पाऊँगी। देखिए, मुझे पता है कि W3 का तो फर्स्ट मेंबर हमेशा 0 आएगा और W4 के लास्ट के दो मेंबर, तो 0 प्लस समथिंग अगर मुझे 2 करना है तो मुझे यहाँ पर 2 ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, मुझे 0 प्लस समथिंग इक्वल टू 3 करना है, तो यहाँ मैं 3 ही लूँगी, और यहाँ पर मुझे 0 प्लस समथिंग इक्वल टू 2 करना है, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर मैं लिख सकती हूँ और कोई इस दुनिया में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है W3 और W4 टाइप का जिसमें मैं इसे लिख पाऊँ, ठीक है। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो वो ये वाला मेंबर या तो W3 का नहीं आएगा
या फिर ये W4 का नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हमें W3 और W4 के कॉम्बिनेशन में लिखने हैं तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। तो आपको माइंड में कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डायरेक्ट सम को लिखते हैं और कैसे हम लीनियर सम को लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सम और लीनियर सम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो है डायरेक्ट सम इज ऑलवेज यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। देखिए डायरेक्ट सम को हम डिनोट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का डायरेक्ट सम है, तो मैं इसको लिखूंगी W3 प्लस के ऊपर ऐसे सर्कल फिर W4, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट सम को डिनोट करते हैं, ठीक है। एनी वेक्टर V कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ W3 एंड W4। तो चलिए अब इसके एक बार फॉर्मल डेफिनेशन पर चलते हैं। डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। देखिए अ वेक्टर स्पेस V is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V can be uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2, जहाँ पर मेरे पास where small w1 belong to capital W1 and small w2 belong to capital W2, ठीक है। यानी कि V can be expressed as W1 plus W2। यहाँ पर हम सब स्पेसेस लेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस था हमारे पास लीनियर सम और सब स्पेस के अंदर, डायरेक्ट सम के अंदर और लीनियर सम के अंदर, वो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। और मैं आपको ये बात भी कह सकती हूँ कि अगर हमें दो वेक्टर्स को चेक करना हो, दो सब स्पेसेस को, कि क्या ये डायरेक्ट सम बनाएंगे या नहीं, तो मुझे एक बात अगर मैं चेक कर लूँ, दोनों का इंटरसेक्शन अगर मेरे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है ये डायरेक्ट सम का है। अगर मेरे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर आ जाता है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास ये जो सम दिया हुआ है ये डायरेक्ट सम नहीं है, लीनियर सम है। एवरी डायरेक्ट सम इज़ लीनियर सम बट एवरी लीनियर सम इज़ नॉट डायरेक्ट सम, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही एग्जाम्पल से, ये जो अभी हमने किए, कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन ज़ीरो था और इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन ज़ीरो था। चलिए देखते हैं। देखिए इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने एक बार W1, W2, W3, W4 को दोबारा से लिख लिया है। तो देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो W1 में भी आए और W2 में भी आए, ठीक है। अब देखिए C कोई रियल वैल्यू और ज़ीरो, यहाँ पर हमेशा वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। तो देखिए इनके इंटरसेक्शन के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ऐसे ही W1 और W2 के इंटरसेक्शन में सेकंड वैल्यू, यहाँ पर A, यहाँ पर ज़ीरो, तो कॉमन क्या आ गई, ज़ीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में जब मैंने आपको 2, 3, 2 का एग्जाम्पल लिया था तो मैंने क्या लिया था, 1 + 1। ऐसे ही जो W3 और W4 का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगी तो तीनों ही वैल्यू ज़ीरो आएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये डायरेक्ट सम नहीं बन पाया। और जब W3 इंटरसेक्शन W4 मैंने किया तो देखिए ज़ीरो इंटरसेक्शन C, ज़ीरो, A इंटरसेक्शन ज़ीरो, ज़ीरो, एंड B इंटरसेक्शन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो क्या आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ज़ीरो और इनका आया था मेरे पास नॉन ज़ीरो। तो देखिए जिन दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन ज़ीरो आ जाए उसके लिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं, डिसजॉइंट सब स्पेसेस। यानी कि हमारे पास डायरेक्ट सम के केस के अंदर डिसजॉइंट सब स्पेसेस होती हैं। डिसजॉइंट सब स्पेसेस की डेफिनेशन है, two subspaces W1 and W2 of V are said to be disjoint if their intersection is the zero subspace. Definition देख लीजिए, let VF be the vector space, two subspaces W1 and W2 of V are said to be disjoint if their intersection is the zero subspace, that is W1 intersection W2 is equal to zero, ठीक है। तो जब दो सबस्पेसेस डिसजॉइंट हो तो हमारे पास क्या आता है,
डायरेक्ट सम, और अगर वो दो सब स्पेसेस डिसजॉइंट ना हो, नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर सम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके एक थ्योरम पर, और थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस वी हैव टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 and W2 are that V is equal to W1 plus W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 is equal to 0। यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के केसेस में आपको पहले भी बताया हम क्या करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखिए डायरेक्ट सम लेकर चलेंगे और ये दोनों कंडीशन को प्रूव करके दिखा देंगे, और सेकंड केस के अंदर इन दोनों कंडीशन को लेकर चलना है और डायरेक्ट सम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के लिए हम लेकर चलेंगे कि V हमारे पास W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो आपको पता है डायरेक्ट सम को हम कैसे लिखते हैं, देखिए W1 प्लस W2 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ये होता है डायरेक्ट सम का हमारे पास फॉर्मूला। तो ये तो हम इस केस में लेट कर रहे हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, पहुंचना कहाँ तक है, हमें इन दो कंडीशन तक पहुंचना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखिए इस कंडीशन तक पहुंचना बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी बताया था कि डायरेक्ट सम क्या है, अ टाइप ऑफ लीनियर सम। यानी कि लीनियर सम के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन लग जाए कि अगर वो दोनों सब स्पेसेस डिसजॉइंट है तो हम उसे बोलते थे डायरेक्ट सम। तो यानी कि V को हम W1 प्लस W2 लिख सकते हैं। रीज़न हम लिख देंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या बताया था, डायरेक्ट सम भी क्या है, एक टाइप का लीनियर सम ही है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिखाना है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। मैं अगर पॉसिबल है तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना चाहूँगी, तो मैंने क्या मान लिया, W1 इंटरसेक्शन W2 कोई V है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड V बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। कोई एक ऐसा एलिमेंट V जो कि 0 नहीं है और वो W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग करता है। देखिए अगर मैं इस कंडीशन को प्रूव कर पाई, मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आई, तो मैं ये इस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाऊंगी, और अगर मुझे इस कंडीशन तक पहुंचना है तो मुझे इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं अपनी कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए V W1 में है, W1 इंटरसेक्शन W2 में है। W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब क्या है, V W1 में भी होगा और V W2 में भी होगा। ठीक है, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर वही मेंबर्स आते हैं जो W1 में भी हों और W2 में भी हों। ठीक है, और W1 W2 सब स्पेसेस कहाँ पर हैं, सब स्पेसेस किसके हैं, V के। तो V कहाँ पर भी गया, कैपिटल V के अंदर, क्योंकि W1 W2 मेंबर्स हमने, इसके मेंबर्स हमने कहाँ से लिए, इस वेक्टर स्पेस VF से। ठीक है, इनकी भी फील्ड F है। आपकी चॉइस हो तो आप लिख सकते हैं, आपका मन ना हो तो आप ना लिखें, लेकिन किसी भी सब स्पेस और उसके वेक्टर स्पेस की हमेशा फील्ड सेम होती है। तो देखिए V जो है स्मॉल v कैपिटल V का मेंबर है। ठीक है, और V हमें पता है क्या है, V जो है डायरेक्ट सम है किसका, W1 और W2 का। ठीक है, तो यानी कि हर स्मॉल v जो कि V का मेंबर है वो W1 और W2 के सम के अंदर लिखा जा सकता है। ये चीज़ बेशक आप यहाँ से देख लीजिए या आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि हर एलिमेंट V का हम इन दोनों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए मैं V को ऐसे लिख सकती हूँ 0 प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू 0 प्लस स्मॉल v, जहाँ पर देखिए 0 तो बिलोंग कर रहा है W1 के अंदर। और ये बात मैंने कैसे कही, क्योंकि गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर कि W1 और W2 सब स्पेसेस हैं, ये कोई सबसेट नहीं है, सब स्पेसेस हैं। ठीक है, 0 W1 के अंदर, और ये वाला W1 प्लस W2 टाइप का है ना, ये देखिए, तो ये W1 से है तो V कहाँ से आएगा, W2 से। ठीक है, और देखिए V को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, V प्लस 0, जहाँ पर मेरे पास V तो आया W1 से और मेरे पास 0 आया W2 से। इसे भी मैं लिख सकती हूँ क्योंकि 0 मेरे पास W1 में भी है और W2 में भी है, क्योंकि दोनों ही क्या थे, सब स्पेसेस। इस चीज़ से देखिए मैंने क्या शो कर दिया कि एक ही एलिमेंट था स्मॉल v दोनों में ही, उसको मैंने 0 प्लस v भी लिख दिया और
v प्लस 0 भी लिख दिया, यानी कि v को मैंने कम से कम 2 तरीकों से तो लिख कर दिखा दिया, ठीक है। यानी कि v हमारे पास यूनिकली एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को 2 मेथड से करके दिखा रही हूँ तो उसका मेथड यूनिक नहीं है। अगर मैंने इसको 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख दिया, कि सम के अंदर लिख दिया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इनको हम किसी यूनिक सम में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यूनिक तो होना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे पास गिवन है v इज इक्वल टू W1 और W2 का डायरेक्ट सम के अंदर हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ मैंने क्या दिखा दिया कि यूनिकली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, अगर ये मैंने इक्वेशन 1 मानी होती, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन 1, और मैं रीज़न भी इसका क्या लिख दूंगी, टू इक्वेशन 1। मैंने रीज़न क्या दिया कि v को मैंने एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज के अंदर लिख दिया, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मेरे पास W1 और W2 का डायरेक्ट सम दिया हुआ था। इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ, जो मैंने यहाँ पर नॉन ज़ीरो लिया था ये मैंने गलत अजम्पशन ली हुई है, v को 0 ही होना पड़ेगा। और v क्या था, जो मेंबर W1 इंटरसेक्शन W2 में गए, इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर गया, जो कि क्या था 0, क्योंकि मैं कॉन्ट्राडिक्शन दिखा चुकी हूँ, ठीक है। और सेकंड कंडीशन मुझे यहीं तक ही पहुँचना था, फर्स्ट कंडीशन मैं पहले प्रूव कर चुकी थी, सेकंड मैंने अब प्रूव कर दी, यानी कि मेरे पास नेसेसरी कंडीशन प्रूव। अब हम चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन की ओर। देखिए मैंने नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर दिया है। अब सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम रिवर्स केस लेते हैं, जो हमारे पास 2 कंडीशन थी, डेट v कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2 और W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0। ये हम इस बार मान के चलेंगे और हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो डैट v कैन बी एक्सप्रेस एज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए डायरेक्ट सम को दिखाने के लिए, या फिर उससे भी पहले आप देखिए, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 यूज़ मैं कर चुकी थी, 2 का नाम दे देते हैं और इसे 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई कर रही है, इक्वेशन 2 ये इम्प्लाई कर रही है कि अगर मैं v में से कोई भी एलिमेंट लूँ स्मॉल v टाइप का, ठीक है, तो मैं उसे इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ W1 एंड W2, क्योंकि देखिए W1 और W2 का लीनियर सम है, यानी कि हम हर एलिमेंट v को W1 प्लस W2 के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर W1 W1 से आए और W2 W2 से आए, ठीक है। स्मॉल W1 कैपिटल W1 से, ये एक वेक्टर स्पेस है, ये उसका एलिमेंट है, ये एक वेक्टर स्पेस है और ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इनके एक्सप्रेशन के अंदर इसे लिख सकती हूँ। अब देखिए क्या यहाँ पे डायरेक्ट सम का सिंबल है, नहीं, ये क्या है, लीनियर सम, और लीनियर सम कैन बी मोर देन 1। डायरेक्ट सम में मैं कहती हूँ कि एक ही यूनिक सम में लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है लीनियर सम की तो एक से ज़्यादा वेज हो सकते हैं उसे एक्सप्रेस करने के। तो आइए देखते हैं सेकेंड वे क्या है। ऐसे ही मैं v को क्या W1 डैश प्लस W2 डैश भी लिख सकती हूँ ना, जहाँ पर W1 डैश बिलोंग करा कैपिटल W1 में और W2 डैश बिलोंग करा कैपिटल W2 के अंदर। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूनिक शो कर दूं कि ये W1 डैश इज इक्वल टू W1 ही है और W2 डैश इज इक्वल टू W2 ही है, यानी कि v को हम एक यूनिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मेरी ये बात बन जाएगी। और मुझे शो क्या करके दिखाना है कि डायरेक्ट सम में हम यही तो दिखाते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक यूनिक वे से एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन को यूनिक दिखाना है, ठीक है। तो आप देखिए दोनों ही वैल्यूज़ तो क्या है v की, यानी कि हम W1 प्लस W2 को इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 लिख सकती हूँ। कहाँ से लिखा मैंने, इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू स्मॉल v की थी तो मैंने इनको इक्वल रख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर डैश आएगा। अब देखिए अगर मैं इस W1 को वहाँ ले जाऊँ या फिर दोनों ही तरफ नेगेटिव ऑफ W1 डैश के साथ अगर मैं एक्सप्रेस कर दूँ तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है।
अब देखिए आप ध्यान से, हमें पता है, इतना रख के आप एक बार छोड़ दीजिए। अब हमें क्या पता है कि W1 एक सब स्पेस है। क्योंकि W1 हमारे पास एक सब स्पेस है तो मैं लिख सकती हूँ W1 और W1 डैश। ये मुझे पता है कि W1 से यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही मैंने कहाँ से लिए थे, W1 से। तो मुझे पता है कि W1 डैश, W1 माइनस W1 डैश भी कहाँ जाएगा, W1 के अंदर ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब स्पेसेस की थ्योरम्स के अंदर दिखा चुकी हूँ। देखिए जो हमने सब स्पेसेस में थ्योरम 3 की थी, ठीक है, उसमें यही था कि अगर UV दो एलिमेंट्स है तो U माइनस V भी उसी सब स्पेस के अंदर जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको एक और वे में भी देख सकते हैं कि W1 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ W1 डैश, ठीक है। W1 डैश का एडिटिव इन्वर्स आएगा नेगेटिव ऑफ W1 डैश, और मैंने उन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेट कर रखा है, यानी कि वेक्टर एडिशन लगा रखा है, ठीक है। और देखिए ये मेरे पास कहाँ से आ गया है, W1 में से। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास W2 भी क्या है, सब स्पेस है, क्योंकि मेरे पास W2 एक सब स्पेस है और W2 और W2 डैश दोनों ही मेंबर हैं W2 के, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर मैंने मेंबर W2 के लिए थे, यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, W2 माइनस W2 डैश बिलोंग टू W2, ठीक है। अब ये इक्वेशन मान लीजिए 4 ले लिया, ये मैंने इक्वेशन 5 ले ली, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए W1 माइनस W1 डैश, ठीक है, ये W1 में है और ये W2 में भी है, क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये W2 में है, तो मैं कह सकती हूँ ये इसके इक्वल है। और ये दोनों ही कहाँ जाएंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, क्योंकि देखिए ये वैल्यू W1 में तो है ही सही, यहाँ पर देखिए, और W2 में भी है क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये W2 में है, और सिमिलरली ये W2 में है और ये क्योंकि इसके इक्वल है इसलिए ये W1 में भी है, तो ये दोनों ही वैल्यू W1 इंटरसेक्शन W2 में गई। लेकिन W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास गिवन क्या था, 0। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर ये चीज़ 0 के इक्वल गिवन थी। तो इन दोनों ही इक्वेशन से क्या इम्प्लाई हुआ कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही वेक्टर है 0, और ये दोनों जो वैल्यू है उसमें बिलोंग करते हैं, यानी कि और कुछ भी नहीं है। W1 माइनस W1 डैश भी क्या है, 0, और W2 माइनस W2 डैश भी हमारे पास क्या है, 0। दिस इम्प्लाइज W1 इज इक्वल टू W1 डैश और W2 इज इक्वल टू W2 डैश। और यही तो हमारा मेन मोटिव था कि ये जो हमने इसको दो तरीक़ों से एक्सप्रेस किया है, ये दो तरीके कुछ और नहीं है, एक ही बात है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है V को एक्सप्रेस करने का W1 प्लस W2 के टाइप में, ये यूनिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया सबसे पहले, और जिससे हमने क्या शो कर दिया कि क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाला, V को मैं क्या लिख सकती हूँ, W1 डैश की वैल्यू रिप्लेस करी W1 प्लस W2 डैश की वैल्यू रिप्लेस करी W2 इस रिजल्ट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिखा दिया, ये भी वही बन के ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था ये कुछ और नहीं, ये यूनिक एक्सप्रेशन था। जब भी मैं किसी भी लीनियर सम को दिखा दूँ कि ये यूनिक है, that this linear sum is unique and can be expressed in one and only one way, तो वो और कुछ भी नहीं बल्कि डायरेक्ट सम बन जाता है। जबकि मैंने आपको इस थ्योरम के स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे क्या शो करके दिखाना है कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है। और यही चीज़ मैंने प्रूफ कर दी सफिशिएंट कंडीशन के अंदर, यानी कि मेरा प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। इस प्रूफ में सिर्फ इतना ही था, पहले हमने अपनी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करी और इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सम की एक ही थ्योरम थी और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको डायरेक्ट सम की ये थ्योरम अच्छे से करनी है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया, एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डायरेक्ट सम एंड लीनियर सम, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।